एक बुजुर्ग माँ की अपने ही बच्चों के लिए ये कैसी धारणा। गीता जी घर में बेचैनी के साथ घूम रही थी और घड़ी की तरफ बार बार देखे जा रही थी। शाम के 6 बज गए थे, लेकिन महेश जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। तभी पड़ोस का एक लड़का दौड़ता हुआ उनके घर आया और गीता जी को बोला, आंटी, वो अंकल, आप जल्दी चलिए। गीता जी यह सुनते ही हड़बड़ा गई। वह बिना कुछ सोचे उसके पीछे जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ पड़ी। गली के नुक्कड़ पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा तो मानो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। जब पास आकर महेश जी को टटोला तो महेश जी की सांसें थम गई थी। तभी कुछ लोग और इकट्ठा हो गए। फिर पड़ोस के लोग मिलकर उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर भागे। हॉस्पिटल जाते ही जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर गीता जी अपनी सुध बुध खो बैठी। आखिर जिस पति के भरोसे वो अपना पूरा संसार छोड़कर उनकी दुनिया उजाले से भरने आई थी, वही शख्स अब उनकी दुनिया में अंधेरा करके चला गया था। यूं तो गीता जी को एक बेटा भी था, पर वो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। उन्होंने दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कई बार कहा, पर गीता जी और महेश जी यही कहकर टाल देते थे कि हमने अपना पूरा जीवन यहीं बिताया है और वहाँ शहर की चकाचौंध में हमारा मन नहीं लगेगा, हम यहीं रहेंगे। गीता जी के बेटे अनिल को खबर भेज दी गई। अनिल तुरंत अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कानपुर पहुंच गया। वहां आकर उसने अंतिम संस्कार और बाकी सभी रस्में निभाई। महेश जी की मृत्यु का शोक प्रकट करने कई लोग आए। उनमें गीता जी से मिलने जो पड़ोस की औरतें आती, वो अपनी अपनी समझ के अनुसार ज्ञान देकर चली जाती। कोई कहती, अब बेटे बहू तुम्हें ये सब मकान वगैरह बेचकर अपने साथ ले जाना चाहेंगे, पर गलती से भी मकान बेचने की गलती मत करना। अगर तुम्हारे हाथ से यह सब चला गया तो समझो फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। आजकल के बच्चे, खैर इससे ज्यादा हम क्या ही बोलें। तो कोई कहती, देखो गीता, कुछ भी हो जाए तुम बेटे बहू के साथ शहर मत जाना। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। अब तो तुम वैसे भी अकेली हो गई हो, तो क्या पता तुम्हारे साथ वहां जाकर वो कैसा व्यवहार करें। तो किसी ने ज्ञान दे डाला, बहू नौकरी पेशे वाली है, देखना खुद तो सुबह सुबह निकल जाएगी, फिर तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर रखेगी। डोलती रहना बहू के आगे पीछे, जी हुजूरी करते। गीता जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो ऐसे समय में यहाँ अकेले कैसे रह सकती थी। महेश जी की 13वीं के बाद उनके बेटे बहू ने वापस लौटने की तैयारी की। आकांक्षा बोली, माँ, आप बता दीजिए आपका क्या क्या सामान रखना है, मैं पैक कर देती हूँ। पर बहू, मैं वहां नहीं जाना चाहती। माँ, जब पापा जी थे तो बात अलग थी, अब आप यहाँ अकेली रह गई हैं। यहाँ कौन आपका ध्यान रखेगा? हम वहाँ होंगे तो अच्छे से आपकी देखरेख कर लेंगे। हम ऐसे आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। बस आप अपना सामान बताइए कि आपका क्या सामान रखना है। तभी अनिल भी आकर कहता है, हाँ माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अब यहाँ है ही कौन जिसके साथ आप रहना चाहती हैं? और वैसे भी
वहाँ आपका खुद का घर है, यहाँ कौन रहेगा? आप हमारे साथ चलिए। गीता जी बेटे बहू के इतना आग्रह करने और इन हालात के चलते मजबूर होकर उनके साथ दिल्ली जाने को तैयार हो गई। गीता जी के मन में एक डर समाया हुआ था कि अब जाने बेटे बहू मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आकांक्षा उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, पर गीता जी को सब में एक स्वार्थ ही नजर आता। आकांक्षा ऑफिस जाने से पहले सारा काम कर जाती और बचा हुआ काम वो वापस आकर कर लेती थी, पर उसने अपनी तरफ से अपनी सास को कभी किसी काम के लिए नहीं कहा। धीरे धीरे गीता जी ने देखा कि बेटे बहू वैसा बर्ताव तो बिल्कुल नहीं कर रहे जैसा उन औरतों ने कहा था। क्या पता ये सब घर बेचने के लिए ऐसा कर रहे हों। पर अब गीता जी बहू को इतनी जिम्मेदारी निभाते देख उसके पीछे से थोड़ा बहुत काम खुद ही कर दिया करती थी। जैसे कुछ बर्तन रह जाते तो उनके पीछे से वह बर्तन साफ कर देती थी। पोता स्कूल से आता तो उसके कपड़े बदलकर उसे खाना खिला देती थी और बहू के घर आने तक सब्जी बना देती थी और आटा गूंथ कर रख देती थी। आकांक्षा जब यह सब आकर देखती तो गीता जी को कहती, माँ आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं हूं ना, मैं आने के बाद सारा काम कर लूंगी। बेटा खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो सोचा थोड़ा बहुत काम कर ही लूं। अच्छा माँ, पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना बन पड़े सिर्फ उतना ही कीजिए, बाकी मैं आकर सब संभाल लूंगी। अब चलिए गर्मा गर्म रोटियां खा लीजिए। गीता जी अपनी बहू आकांक्षा का व्यवहार देखकर असमंजस में पड़ जाती। वो सोचती कि जैसा उन महिलाओं ने कहा था, क्या वो सच है या जो मुझे यह सब दिख रहा है वो सच है, या यह सब केवल एक भ्रम मात्र है। एक दिन अनिल और आकांक्षा ने गीता जी से कहा, माँ घर के पास ही एक पार्क है, आप वहां टहल आया करें। बाहर जब लोगों से मिलने लगेंगी तो आपका मन बदलेगा और साथ में यश को भी अपने साथ लेकर चले जाया करें। गीता जी को उनकी यह बात ठीक लगी। अगले दिन वो अपने पोते यश को पार्क में लेकर चली गई। वापस आते समय यश को एक बर्गर वाला स्टॉल दिखा। यश ने अपनी दादी से जिद करते हुए कहा, दादी दादी मुझे बर्गर खाना है, चलिए जल्दी मुझे बर्गर खिला दीजिए ना, बहुत मन कर रहा है। पर गीता जी के पास पैसे ही नहीं थे। अब वो अपने नन्हे पोते को क्या समझाती। उन्हें अपनी बेबसी पर तरस आ रहा था। उन्हें कभी यह जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि उनके पास भी पैसे होने चाहिए। आखिर सब कुछ तो महेश जी लाकर दे दिया करते थे, लेकिन आज पोते के इस तरह पहली बार कुछ चीज मांगने पर ना देने से वो अपने आप को एकदम लाचार महसूस कर रही थी। यश को किसी तरह समझाते हुए वो बोली, बेटा आज नहीं, आज मैं पर्स लेकर नहीं आई हूं, हम फिर कभी बर्गर खा लेंगे। दादी आप गंदे हो, आप बहुत कंजूस हो, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मा पापा होते तो मुझे तुरंत खिला देते। कंजूस दादी। पोते के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर गीता जी अंदर तक टूट गई। फिर वो लोग घर आ गए। रात को बेटे को दूध देने के लिए जब आकांक्षा उसके कमरे में गई तो यश बोला, मम्मा ये दादी हमारे साथ क्यों रहती हैं? पता है आज मैंने दादी को बर्गर खिलाने के लिए बोला था, पर दादी इतनी कंजूस हैं कि उन्होंने मुझे बर्गर नहीं खिलाया और बहाने बनाने लगी कि पर्स नहीं लाई।
भला ऐसे भी कोई दादी होती है मम्मा? सबके दादा दादी अपने पोता पोती को पैसे देते हैं, लेकिन मेरी दादी इतनी कंजूस निकली। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मम्मा। नन्हे से बच्चे से यह सब बातें बाहर खड़ी गीता जी के कानों में पड़ी तो उनके कान और खड़े हो गए और वो कमरे के नजदीक आकर बातें सुनने लगी। उन्हें लगा कि यह सब बहू ने ही सिखाया है, वरना छोटा बच्चा अपनी दादी के लिए ऐसी बातें क्यों बोलेगा। तभी आकांक्षा ने कहा, यश बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वो आपकी दादी है ना, आपसे बड़ी हैं। बड़ों के लिए ऐसा बोलना कोई अच्छी बात है? दादी ने कहा दादी पर्स नहीं ले गई थी तो नहीं ले गई होंगी ना, फिर जाएंगी तो तुम्हें दिला देंगी। वो तो पार्क में घूमने गई थी ना बेटा, तो पर्स क्यों ले जाती वो? उन्हें थोड़ी पता था कि तुम ऐसे कुछ मांग लोगे उनसे। दादी को तो अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारे पोता पोती होते हैं। आइंदा कभी अपने मन में दादी के लिए ऐसी बातें मत लाना, ओके? ओके मम्मा, सॉरी मैंने दादी के लिए ऐसा बोला। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब जल्दी से दूध पी लो और सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना? हाँ मम्मा। आकांक्षा के कमरे से बाहर आने से पहले ही गीता जी तुरंत अपने कमरे में आ गई। अपनी बहू के मुंह से उनके लिए यह सारी बातें सुनकर वो पश्चाताप से भर गई। उन्होंने अपनी बहू के बारे में क्या क्या सोचा था, फिर उन्हें आकांक्षा की सारी कही हुई बातें और उसका गीता जी के साथ किया जाने वाला व्यवहार सब याद आने लगा। आकांक्षा तो उन्हें किसी काम को हाथ तक न लगाने देती थी, वही अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। उनके खाने, उनकी दवाइयों का ख्याल आकांक्षा ही तो रखती थी। वो जाने उसके बारे में लोगों के कहने से क्या क्या सोचने लगी थी। अगले दिन गीता जी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। तभी आकांक्षा ने उन्हें नाश्ता कराया और ऑफिस जाने के लिए अपना पर्स उठाने लगी। पर्स उठाकर उसमें से उसने कुछ पैसे निकाले और गीता जी को देते हुए बोली, माँ, आप ये कुछ पैसे रखिए, आपको भी तो पैसे की जरूरत होती होगी ना? अरे बेटा, मुझे कहाँ जरूरत है, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती, तुम सब कुछ तो लाकर दे देते हो। नहीं माँ, थोड़ी बहुत तो सबको जरूरत होती है। क्या पता आप बाहर गए हो और आपका कुछ खाने का मन कर जाए। ये पैसे आप अपने पास रखिए, ये आपके पैसे हैं, जैसे चाहें इन्हें खर्च करें। यह कहती हुई आकांक्षा गीता जी के गले लग गई और बोली, अच्छा माँ, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगी, फिर सब साथ में बाहर घूमने चलेंगे। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। इतना कहकर आकांक्षा ऑफिस के लिए निकल जाती है और गीता जी सोचती हैं, ऐसा तो मेरे बेटे ने भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ को पैसों की ज़रूरत हो सकती है, और बहू, वो तो बिना कहे हर बात समझ जाती है। सचमुच कितनी अच्छी परवरिश की है उसके माँ बाप ने आकांक्षा की। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली। हर किसी के नसीब में ऐसी बहू कहाँ होती है। मेरी बहू मेरे बेटे से भी बढ़कर है। यह सोचते हुए गीता जी के मन से अपनी बहू के लिए जो भी नकारात्मक विचार थे वो सब खत्म हो जाते हैं। आज उन्होंने अपनी बहू को बेटी के रूप में अपना लिया था। तो दोस्तों, लोगों की बातों में आकर अपने रिश्तों को तोलना ना सीखें। रिश्ते को प्यार से निभाने की कोशिश करें, भले ही वो रिश्ता सास का हो या बहू का। आखिर है तो वो आपके अपने ही ना, और अपनों से ही तो परिवार होता है। अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।